हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और हम पढ़ेंगे अपनी आज की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट की। कौन सी होगी? तो वो होगी क्लास नंबर 7। ठीक है, क्लास नंबर 7 हम जो है डिस्कशन करेंगे। और देखिए, इसके अलावा जो हमारी 50 डेज सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 41 आज आप लोगों को मिलेगी। और ये जो बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजें आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए इसको आप स्किप ना करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और जो है अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से मजबूत करिए। और देखिए, इसके अलावा एक चीज और है, आप लोगों के कहने पर हमने क्या क्या अपनी सारी नोट्स को एक लिंक की तरह प्रोवाइड करा दिया है। हमारे सभी नोट्स जितनी भी क्लास की हैं हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक भी हमने चैनल में जो है डाल दिया है। इसके अलावा आपको www.targettgthomeScience.blogspot.com पर जो है प्रोवाइड है, तो आप लोग उस पर भी जा करके हमारी सारी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और देखिए, बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया है, तो जो है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट का मेन उद्देश्य मेरा ये था कहने का कि प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिए कि मैं क्या पढ़ाऊं, किस तरह से पढ़ाऊं। तो देखिए, जो है सरला देवी हो गई है ना, सुमन जी हो गई, उसके अलावा और जो है आज कमेंट था क्लास में गौरी जी का, जयाश्री जी का था, रूही जी का था, अमजद जी का था, हिमानी का था, और एक राबड़ी देवी पता नहीं ऐसे करके कुछ नाम था उनका था। तो इन लोगों के जो राबड़ी करके कुछ नाम था, आप लोगों ने कमेंट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने क्लास को ध्यान से देखा और पढ़ा। मैंने कल भी कहा था कि प्लीज आप लोग मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, तो जो है जितनी भी चीजें हैं, स्पेशली जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल बहुत ही सीमित चीजों में, देखिए छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय और जरूरत के हिसाब से हमको करना होगा। समय भी धीरे धीरे कम बचा है और एक शॉर्ट्स नोट्स की तरह आपको हम चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। आप एक रजिस्टर ले लीजिए थोड़ा मोटा सा, उसमें सारी चीजें लिखते चलिए, जितनी भी हमारी टॉपिक वाइज रिवीजन की सारी क्लासें थी और 50 डे सीरीज, इसको आप जरूर से जरूर नोट बना लीजिए एक रजिस्टर में। वैसे भी नहीं, बस क्लास खोलिए और थोड़ा सा स्पीड कम करके आप लिखते जाइए, मैं पढ़ाती जाऊँ उसको। अगर आप टॉपिक वाइज जैसे हमारी चल रही 50 डेज सीरीज में, जैसे पहले हमने पढ़ लिया हेल्थ साइंस, फिर टेक्सटाइल, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर न्यूट्रिशन, इस तरह से जैसे मैंने एक पूरी स्लाइड की तरह बना दी, आप उसी के अकॉर्डिंग उसको नोट करते चले। एक ही रजिस्टर में अलग अलग ब्रांच की तरह बना लीजिए, थोड़े थोड़े पन्ने छोड़ करके। अगर इस तरह से आप लिख लेंगे तो लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, कुछ चीजें भी बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होंगी। और देखिए, इस समय चाइल्ड डेवलपमेंट में भी हम बिल्कुल जैसा आपका सिलेबस था उस अकॉर्डिंग बिल्कुल चीजें हम पढ़ा रहे हैं। और देखिए, थ्योरी क्लास तो नहीं, लेकिन थ्योरी की तरह ही पूरी चीजें हम समझाते हुए आपको चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप नोट्स बनाइए। ये शॉर्ट्स नोट्स बनाने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं दे रहे हैं इसमें हम, तो इसको आप रिवाइज करते रहिए। बिल्कुल बता रहे हैं श्योर कि ये जो है यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत जो है देखने को मिलेंगे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ। ठीक है, देखिए यही बार बार हम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, अभी जल्दी ही बताया था कि नाव थी इस पार जो उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। लगातार हो गई है ना, जब लगातार हम अपनी चाल चलते रहेंगे, लगातार हम प्रयासरत रहेंगे, अध्ययन करते ही रहेंगे, तो जो ये हमारा अध्ययन लगातार होगा वो कहीं ना कहीं जरूर से जरूर हमें सफलता दिलाएगा, आप लोगों को आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इसी विशेष के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारी क्लास में आइए हम पहले डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें हमको आज पढ़नी है, थोड़ा थ्योरी की तरह उसको हम समझ लेंगे उन सब लोगों के बारे में जितने भी जो है मनोवैज्ञानिक कह सकते शिक्षा शास्त्री, तो उनको हम पहले समझेंगे, फिर हम प्रश्न करेंगे। देखिए, थ्योरी भी अगर हम पढ़ा दे तो कुछ ज्यादा मुझे लगा कि प्रश्नों में ही है, आप लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं तो इसलिए, लेकिन फिर भी हम इसीलिए हमने ऐसी क्लासें बनाई हैं कि पहले हम इनको पढ़ेंगे समझेंगे, तब अगर हम उसको करेंगे। देखिए, सबके पास नोट्स होगा, हर चीज होगा, लेकिन एकदम शार्ट और सटीक चीज इसमें बता रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पहले देखिए, प्रश्न हमने करा दिया, खिसक लिए करा दिया, खिसक लिए, तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जो पेडागोजी टाइप के प्रश्न है उसमें बन के आ जाता है प्रश्न। देखिए, एक एक नंबर से जो है आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो अगर प्रश्न से ही अगर आप पढ़ते रहेंगे तो फिर इतना क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये मैं कह सकती हूँ, मेरा भी जो है कुछ अनुभव है।
कि सिर्फ प्रश्नों से नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी सी चीजें अगर आप समझेंगे उसके बाद अगर आप प्रश्न करेंगे, अगर थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, तब जो है आपका गलत नहीं होगा प्रश्न। और देखिए इसमें जो है रट्टा मारना इतना काम नहीं आएगा, इसमें समझना पड़ेगा आप लोगों को। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसा एक ब्रांच है, समझना हर चीज में है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा ज्यादा सा ही समझना है। तो इसलिए हम पहले जो है पढ़ेंगे, हमारे कौन से हैं इसमें, जेडपीडी को हम पढ़ेंगे, फिर रोरसा स्याही धब्बा का परीक्षण, फिर अधिगम सोपान, फिर अब्राहम मैस्लो, है ना। इन सब लोगों को हम समझते हुए चलेंगे, पहले इनके बारे में ही समझ लेते हैं, इसके बाद हम फिर सरसरी तौर पे क्लास अपनी करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्या है हमारा जेडपीडी। तो इसको आप जानते हैं किसका है ये, तो ये जो है वाइगोत्स्की का है, ठीक है, इसको हम समझेंगे, वाइगोत्स्की का है। और ये कौन सा सिद्धांत इनका है, तो इनका है सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक विकास सिद्धांत इनका है ये, ठीक है। इसी को अंतर व्यक्तित्व सामाजिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक में जोड़ लीजिएगा सांस्कृतिक, ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत हो गया वाइगोत्स्की का। फिर इसके बाद देखिए रोरसा स्याही धब्बा, ठीक है। रोरसा आपने जो है इनका नाम सुना होगा, हरमन रोरसा, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखिए नहीं लिख सकते हैं, समस्याएं हैं, मेरा पेन भी इसमें थोड़ा सा खराब है, हमने ऑर्डर किया है। हरमन रोरसा जो है थे, इन्होंने कब किया था, तो 1921 में, ठीक है, 1921 में इन्होंने किया था अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें क्या था, एक तरह से कह सकते हैं इंक ब्लॉट टाइप का एक टेस्ट था स्याही धब्बा का, ये स्याही धब्बा परीक्षण कहलाया आप लोगों का, ठीक है। इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं प्रक्षेप परीक्षण होता था, या व्यक्तित्व की प्रक्रिया का, आंतरिक बनावट का ये प्रशिक्षण होता था। इसमें कितने होते थे, तो 10 कार्ड होते थे, ठीक है। 5 काले भूरे थे, और जो है काले भूरे टाइप के थे, और 5 थे आपके सफेद। तो इसमें क्या होता था, जो है इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे कि आप सोचिए कि ये स्याही धब्बा जो परीक्षण था किसके लिए था, तो ये जो है जो आपके मानसिक विकार, ठीक है। और इसको किसमें हम प्रयोग करते थे, तो मानसिक चिकित्सा में, ठीक है, मानसिक चिकित्सा में हम इसका प्रयोग करते थे, किसका, तो ये जो स्याही धब्बा परीक्षण था ये हमारा, ठीक है। और इसमें 10 कार्ड होते थे, 5 काले भूरे और 5 सफेद रंग के होते थे। तो जितनी भी चीजें होती थी, जैसे व्यक्तित्व की प्रक्रियाएं, आंतरिक भावनाएं दर्शाई गई होती, देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग चीजें, उनको कार्ड दिखाए जाते थे। तो कोई कुछ उनको जो उसमें एक तरह से कह सकते थे छाया रहती थी, तो किसी को कुछ लगता था, किसी को कुछ लगता था, इस तरह से जो है मनोचिकित्सक थे वो उसका परीक्षण करते थे। तो ये मानसिक विकार का निदान करने के लिए या उनको दूर करने के लिए इसका परीक्षण होता था। स्याही के हल्के धब्बों में जो तस्वीरें दिखती थी, है ना, तो इसको जो इंक ब्लॉट टेस्ट भी कह सकते हैं, ब्लड टेस्ट, यह एक प्रक्षेप परीक्षण है। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर देखिए अब्राहम मैस्लो को हम समझ लेते हैं, अधिगम सोपान के चरण भी जो है हम समझेंगे अपने क्लास में। आइए पहले अब्राहम मैस्लो को हम समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया है, इनका कौन सा सिद्धांत हो गया, तो इनका है, एक मिनट, इनका कौन सा है सिद्धांत, तो कह सकते हैं कि इन्होंने मानव की जरूरतों को जो आवश्यकता का पदानुक्रम, ठीक है, आवश्यकता आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। किसका है, तो अब्राहम मैस्लो का है। इन्होंने क्या किया है, 5 चरण बताए हैं, ठीक है। कितने चरण बताए हैं, तो 5 चरण इन्होंने बताए हैं कि किस तरह से कैसे करके। तो देखिए पहला एक यहाँ पर हम देख लेंगे, ये पहला होता था, तो इसी को कहते थे उच्च स्तर, ठीक है, उच्च स्तर होता था। तो इसमें जो है क्या होता था, लक्ष्य, इसमें 2 चीजें आती थी, पहली और दूसरी। तो इसमें 2 चीजें आती थी, क्या, कि लक्ष्य होता था, आत्मसातीकरण होता था, और जो है सम्मान, सम्मान की पहचान होना था, ठीक है। तो ये जो है 5 चरण इन्होंने बताए थे, कितने, 5 चरण बताए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और फिर जो है लास्ट के थे जो 3, उसको कैसे जो है इन्होंने डिफाइन किया था, उसमें देख लेते, इसको जो है कहते थे निम्न चरण, ठीक है, इसमें भी 3 आते थे। तो इस तरह से आपके हो गए, जो आवश्यकता का पदानुक्रम था,
तो इन्होंने 5 चीजें उसमें बताई। पदानुक्रम जो है आवश्यकता सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता, स्वधारणी आवश्यकता और मानवतावादी। इसमें क्या होता था कि जैसे अब जो है तीसरे में था आपका कह सकते हैं कि जो है प्रेम हो गया, इसमें आता था, इसके अंतर्गत प्रेम हो गया, परिवार हो गया, ठीक है, व्यक्ति को इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, परिवार, मित्र, समाज। फिर हो गया उसका आता है सुरक्षा का, ठीक है, उसको सुरक्षा का जो है सामा और अनेक चीजें। फिर लास्ट में आ जाता है आपका, सबसे पहले जो है जब ऐसे ऐसे करके हम जो ऊपर जाएंगे वैसे वैसे चीजें कम होती जाएंगी। इसमें आता है आपका भोजन पानी, ठीक है, पानी भोजन ये सारी चीजें होती हैं, उसकी शारीरिक जो भी आवश्यकताएं होती हैं। तो इस तरह से देखिए समझ में आ गया आपको होगा कि अब्राहम मैस्लो का कौन सा सिद्धांत है, तो वो हो गया आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। 5 चरण बताए हैं, जो ऊपर के 3 थे, ऊपर के जो 2 हैं उसमें क्या है, लक्ष्य, आत्मसातीकरण, है ना, और फिर सम्मान पहचान। लेकिन सबसे पहले जो शुरू होगा, तो देखिए जैसे जैसे इसको और एक चीज समझ लीजिए, ये जो मैंने ग्राफ बनाया इसका मतलब है कि नीचे की जितनी भी चीजें हैं उसमें उसको ज्यादा आवश्यकता होती है। इसकी जो है हो गई, कह सकते हैं कि यहां तक कि उसको जो 3 स्तर जो आपके निम्न स्तर हैं उसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा चीजें होती है। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ये चीजें कम होती जाती है। तो ये उच्च स्तर में आता है, उसका लक्ष्य हो गया, आत्मसातीकरण हो गया, और जो है अनेक सी चीजें, सम्मान पाना। तो लेकिन जो है इन सारी चीजों को हम इस ग्राफ के द्वारा समझेंगे। ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी, तो फिर प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए फिर इसके बाद जो है हमारा प्रश्न है और अधिगम सोपान, अधिगम के जो भी चरण हैं उनको भी हम देख लेंगे। और जो है जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो है बताया ही था हमने कि वाइगोत्स्की की है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो चलिए फिर देखते हैं प्रश्न हमारा पहला क्या कह रहा है। आइए इसको देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए हो गया, यह बच्चों की वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच की दूरी है। बी है, इसे विकसित करने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी है, शिक्षक द्वारा न्यूनतम सहायता से बच्चा अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। डी है, जेडपीडी में केवल स्वतंत्र अधिगम संभव होता है। तो देखिए हमने आपको समझाया था अभी, मतलब फिर से एक बार देख लीजिए थ्योरी कि लेओगास्की जो है इन्होंने क्या बताया, अंतर व्यक्तित्व सामाजिक प्रक्रिया माना, ठीक है। इनके अनुसार बच्चों को भाषा, चिंतन, अनेक चीजें होनी चाहिए। और एक चीज बताई कि जो असंभावित है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो क्या था, बड़ों के सहयोग एवं निर्देशन से बालक में कार्य करने की योग्यता एवं बिना किसी सहयोग के कार्य करने की योग्यता के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम जो है देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे फिर अन्य जो है प्रश्न, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेडपीडी में केवल स्वतंत्र अधिगम संभव होता है, ठीक है, वो स्वयं काम करेंगे और अनेक चीजें सीखेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी में बच्चों के सीखने के लिए कौन सी रणनीति सर्वाधिक प्रभावी होती है। तो ए है केवल निर्देशात्मक व्याख्यान, बी है सहयोग कर्मी और सहयोग और जो है शिक्षक मार्गदर्शन, फिर है स्वान्वेषण और आत्मनिर्भरता, डी है पर्यावरणीय उत्तेजनाओं पर निर्भर। तो देखिए सहयोग कर्मी, सहयोग और शिक्षक मार्गदर्शन में ही वो क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। जो भी उनके शिक्षक का मार्गदर्शन होता है, निर्देशन होता है, उसके अंतर्गत वो बालक कार्य करते हैं, और यही जेडपीडी कहलाता है। फिर तो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरह से आप जो है करेंगे तो गलत नहीं होगा, आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए हमने अभी अगर समझाया है आपको, अगर उसको ध्यान में रख के आंसर करिए। ए है बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन, बी है व्यक्तित्व विश्लेषण, सी है नैतिक विकास को मापना, डी है भाषा विकास को परखना। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो है जो 10 जो है कार्ड होते हैं, ठीक है, उसमें जब जो है व्यक्ति को देते हैं काले भूरे, है ना, 5 काले भूरे और 5 कैसे होते हैं सफेद।
तो उसके अकॉर्डिंग उसमें धब्बे टाइप में रहता है, तो हर व्यक्ति अपनी जो है इच्छा अनुसार उसको क्या लगता है वो बताते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। आंसर हो जाएगा करेक्ट, बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए अभी थ्योरी से कर लेंगे, गलत होगा ही नहीं। रोरसा टेस्ट में कितने आधिकारिक स्याही धब्बे होते हैं, तो हमारा आंसर होने वाला है बी, ठीक है 10। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि जो है कैसी लग रही है क्लास। तो है जेडपीडी की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है, ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी है सामाजिक सांस्कृतिक, फिर है मानवतावादी सिद्धांत। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, हमने अभी आपको बताया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। रोरसाक परीक्षण को मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, ये हो गया संरचनावादी, बी हो गया मनोविश्लेषणात्मक, फिर है व्यवहारवादी, फिर है संज्ञानात्मक। तो देखिए रोरसा परीक्षण में क्या होता है, अभी हमने बताया इसमें इस परीक्षण में क्या होता है, तो हमने बताया आपको कि मानसिक चिकित्सक, ठीक है, मानसिक चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। मनोविकार जितने भी होते हैं उनका जो है, जो मानसिक विकार होते हैं उनका क्या होता है, उनका निदान होता है इसमें, ठीक है। तो जितने भी वो सारे लोग जो है उसका मतलब उसमें प्रयोग करते हैं इस चीज को। तो इस तरह से क्या हो गया, मनोविश्लेषणात्मक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल देखिए आप लोगों को जैसे प्रश्न पढ़ रहे होंगे आंसर आपको मिल जा रहा होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जेडपीडी की अवधारणा में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं इसके फोल्डिंग का अर्थ हमारा क्या होता है, तो इसका अर्थ देखिए अभी हम अभी ऐसे बता रहे हैं तो आप लोग आंसर खुद करिएगा, ठीक है। इसको फोल्डिंग का अर्थ होता है आपका ढांचा निर्माण, जैसे आपके यहाँ जैसे छत पड़ती है एक तरह से कह सकते हैं, तो नीचे से हम एक ढांचा बनाते हैं, ठीक है। एक ढांचा बनाते नहीं, जैसे पटरियों का हो गया, बल्लियों का हो गया, उसी के सहारे पर कि डायरेक्ट स्लेब तो डाल नहीं देते हैं, कि डाल देते हैं बताइए आप लोग, नहीं डालते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से ढांचा निर्माण करते हैं, बच्चों को एक तरह से कह सकते हैं सहारा देना कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सिखा देना, फिर धीरे धीरे सहायता हटाकर क्या करना, स्वायत्ता विकसित करना, फिर वो केवल परीक्षा आधारित अधिगम पर ध्यान देना, है ना, सिर्फ परीक्षा पर। केवल तो वैसे भी निगेटिव शब्द है, आप कहीं भी इसको जो है नहीं सही कर सकते। बच्चे के सीखने की गति को सम्मान करना। तो देखिए अभी हमने क्या बताया कि जो है ढांचा, पहले हम क्या करेंगे, बालक के अधिगम के लिए दिया जाने वाला बाहरी जो स्थायी ढांचा होता है सहयोग, उसका निर्माण करेंगे, फिर धीरे धीरे करके उनके जो माइंड डेवलपमेंट को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए मुझे क्या होगा, जरा से बताइएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर, धीरे धीरे सहायता हटाकर स्वायत्ता विकसित करना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोरसा टेस्ट में उत्तरों का विश्लेषण किस आधार पर होता है, आइए ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर करते हैं। प्रतिक्रिया की गति, उत्तर की सामग्री, स्थान और निर्माण, केवल रंग की पहचान, प्रश्न पूछने की क्षमता। तो देखिए केवल हम बता रहे हैं आपको, चाहे आप टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए, टीजीटी, पीजीटी, केवल अगर ऑप्शन में है तो वो निगेटिव वर्ड का यूज जो है नहीं होता है, ये याद रखिएगा। फिर है प्रश्न पूछने की क्षमता, तो इसमें क्या होता है, उत्तर की सामग्री, स्थान और निर्धारण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण होती हैं, आंसर बी। फिर है अगला प्रश्न, अधिगम सोपान की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है, प्रेरणा, व्यवहारिक अनुकूलन, आत्म जो है परिवर्तन, फिर हो गया ज्ञान की पुनरावृत्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आत्म परिवर्तन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला देखते हैं, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता की श्रेणी में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या होती है, सबसे उच्च स्तर की अवस्था क्या होती है, आप लोग जानते हैं तो इसको बताइएगा। अगर मैंने अभी जो समझाया है उसको ध्यान से सुना होगा तो आप लोग आंसर करेंगे, बिना मेरे दिए हुए आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, ठीक है। देखते ए सुरक्षा की आवश्यकता, बी आत्म साक्षात्कार की, सामाजिक स्वीकृति और भौतिक आवश्यकताओं की। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता उसको होती है ना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो है रोरसा जो है स्याही परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगियों के लिए किया जाता है।
तो देखिए अभी आंसर आपको मिल गया होगा कि व्यक्तित्व विकार वाले रोगियों के लिए जो न्यूरोलॉजिकल, तो आप जानिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है। केवल बुद्धिमान परीक्षण ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व विकार वाले रोगियों के लिए, जो भी रोगी होंगे व्यक्तित्व विकार के, उसका इससे इलाज किया जाता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी के भीतर बच्चों के अधिगम को अधिकतम करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? केवल शिक्षक का नियंत्रण, सक्रिय सामाजिक सहभागिता, आत्मनिरीक्षण अधिगम, पूर्व ज्ञान की अनदेखी। तो देखिए जो है सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सक्रिय समाज सहभागिता। जब सब लोग सहभाग करेंगे तभी वो क्या कर पाएगा, बच्चा सीख पाएगा। अगला जो है प्रश्न देखते हैं क्या है, अधिगम सोपान की किस अवस्था में बच्चा नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ता है? ए है अवलोकन, बी है समायोजन, सी है परीक्षण, डी है निष्कर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समायोजन। समायोजन में ही बच्चा क्या करता है, नई चीजों को पुरानी चीजों से जोड़ देता है। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्लो के अनुसार आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता अवस्था तक कौन पहुंच पाता है? ठीक है, कौन पहुंचता है ये देखते हैं, कौन पहुंचता है भाई। हर व्यक्ति स्वचालित रूप से पहुंच जाता है, केवल वे लोग जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी कर चुके होते हैं, केवल उच्च बुद्धिमत्ता वाले, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले। तो कौन सा आंसर होगा, देखिए उच्च नीचे से हम शुरू करते हैं तो क्या क्या पूरी करते हुए चलते हैं तो ऊपर पहुंचते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बी हो जाएगा हमारा आंसर, केवल वे लोग जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुके होते। भाई नीचे देखिए सबसे पहले क्या था, हमने बताया था आपको, देखिए यहाँ पर हम कहे तो आपको चित्र बना के दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से। तो देखिए पहले यहाँ आता है आपका भोजन पानी, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है, पानी भोजन, भोजन पानी हो गया। फिर आपका हो गया सुरक्षा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका हो गया प्रेम, परिवार एक तरह से, तो यहां तक आपका इतना हो गया, इसमें 3 हो गए। फिर इसके बाद इसके ऊपर का आप देख लेते हैं, तो यहां पर हो जाता है इसके ऊपर सम्मान, फिर होता है आत्मसम्मान, है ना, आत्मसातीकरण, आत्मसात। तो देखिए इन सारी चीजों को, इन चरणों को हम पार करते हुए ऊपर पहुंचेंगे। तो ये चीज ये अकॉर्डिंग है आपका, ये याद रख लीजिएगा। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये चरण हो गए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, रोरसा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है मुख्य उद्देश्य, इसको जानते हैं। ए है संज्ञानात्मक विकास को समझना, बी है व्यक्तित्व की जो है संरचना को उजागर करना, फिर है सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण, फिर है भाषा अधिगम का मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व संरचना को उजागर करना, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग प्रक्रिया में शिक्षक क्या करता है? देखिए ए है छात्र को स्वतंत्र छोड़ देता है, बी जो है धीरे धीरे समर्थन करता है, फिर है छात्र को बार बार परीक्षा देता है, फिर है छात्र को निश्चित दशा में मोड़ देता है। तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धीरे धीरे समर्थन कम करता है। पहले एक ढांचे की तरह उसके साथ लगा रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो ढांचे हटा लेता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम सोपान का अंतिम चरण क्या होता है? तो अंतिम चरण ये देखते हैं, ए है स्वीकृति, ठीक है, फिर है आत्म परिवर्तन, फिर है अवलोकन, फिर है दोहराव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्म परिवर्तन। फिर अगला प्रश्न है, रोरसा परीक्षण के उपयोग निम्नलिखित में से किसके आकलन में किया जाता है? तो भाई किसके आकलन में किया जाता है? ए है भावनात्मक स्थिरता, बुद्धिमत्ता स्तर, व्यक्तित्व संरचना, मानसिक विकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता स्तर। फिर चलिए अगला देखते हैं, जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, स्किनर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। फिर है रोरसा स्याही परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये देखते हैं किस प्रकार का भाई परीक्षण है, इसको जान लेते हैं हम। ए है परियोजना परीक्षण, बी है व्यक्तित्व परीक्षण, फिर इसके बाद सी है अभिव्यक्ति परीक्षण, फिर है ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला देखते हैं प्रश्न, रोरसा परीक्षण में स्याही धब्बों की व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए है संरचनात्मक विश्लेषण, बी है परियोजना विश्लेषण, सी है प्रतिक्रियात्मक विश्लेषण, डी है व्याख्यात्मक विश्लेषण। तो देखिए जो इसमें क्या होता है, रोरसा धब्बों में इसकी व्याख्या के लिए हम क्या करते हैं, संरचनात्मक विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संरचनात्मक विश्लेषण करते हैं व्याख्या करने के लिए हम। अगला प्रश्न ये देखते हैं,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ पूरी भैया, स्लाइड खिसक गई मेरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस एक मिनट। हाँ, मिल गया मिल गया। आइए देखते हैं। बिल्कुल देखिए, फ्री मन से पढ़िए, थोड़ा सा मानसिक दबाव लेकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आराम से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, लेकिन लगातार पढ़ेंगे। फिर है, रोरसा परीक्षण में स्याही धब्बों की व्याख्या करने के लिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संरचनात्मक विश्लेषण। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। जेडपीडी के तहत इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये जो है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने विकसित की? आंसर हमारा हो जाएगा ए, ब्रूनर ने। ठीक है, वाइगोस्की ने की। फिर चलिए अगला देखते हैं। अधिगम सोपान में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो है प्रक्रिया किस स्तर पर होती है? ए है प्रारंभिक अवलोकन, बी है गहन अभ्यास, सी है आत्म परिवर्तन, फिर है दोहराव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला ये देखते हैं। अगला क्या है? रोरसा परीक्षण में दिए जाने वाले या दिए गए धब्बे किस प्रकार के होते हैं? ए है केवल काले, फिर है केवल रंगीन, फिर है काले, ग्रे और रंगीन, फिर है केवल ग्रे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? काले, ग्रे और रंगीन कह सकते हैं, या फिर जो है सफेद भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 पूरे 10 कार्ड इसमें होते हैं। ठीक है, सब रंग के, लगभग काले, सफेद और ग्रे, कुछ जो है अन्य और एक आध होते हैं। फिर है, मैस्लो की आवश्यकता को श्रेणी में आत्म साक्षात्कार का क्या तात्पर्य है? जो आत्म साक्षात्कार है उसका तात्पर्य क्या है? आइए देखते हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, फिर है आत्म विकास और क्षमता की प्राप्ति, फिर है सामाजिक पहचान, फिर है भौतिक संपन्नता। तो देखिए, आत्म साक्षात्कार का मतलब ही क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आत्म विकास और क्षमता की प्राप्ति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला ये प्रश्न देखते हैं। जेडपीडी की अवधारणा में मध्यस्थता, है ना, मेडिटेशन जो है का क्या महत्व है? ए है, यह बच्चों को स्वतः सीखने की सहायता करता है, यह समाज और संस्कृति की भूमिकाओं को कम करता है, संस्कृति की भूमिका को, यह शिक्षक को निष्क्रिय बना देता है, यह सीखने के केवल प्रयोगात्मक दृष्टि से प्रयोग देखता है। तो जो है मध्यस्थता का क्या है, इसको देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों को स्वतः सीखने के लिए तैयार करता है, उसके लिए और ज्यादा मजबूत करता है बच्चों को। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अधिगम सोपान में संवेदी मोटर विकास के लिए किस अवस्था में आता है? ए है प्रारंभिक अवस्था, बी है मध्य अवस्था, सी है उच्चतम अवस्था, डी है स्वविश्लेषण अवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रारंभिक अवस्था। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रोरसा परीक्षण में किस प्रकार के उत्तरों को सामान्यतः स्वाभाविक माना जाता है? अधिक विस्तृत उत्तर, अस्पष्ट, अत्यधिक सामान्यीकृत, रंग, आकार और गति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पष्ट उत्तर। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेडपीडी में मोर नॉलेजेबल अदर, है ना, एमकेओ का क्या अर्थ होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बच्चे को अधिक ज्ञान रखता हो बच्चे से, केवल शिक्षक, केवल माता पिता, केवल पुस्तकें। तो जो जेडपीडी में मोर जो है नॉलेजेबल अदर, कोई भी हो सकता है, इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति के से अधिक ज्ञान रखता हो बच्चे से। आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। फिर चलिए अगला है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, स्टीम नीड्स की जो है, स्टीम नीड्स की क्या स्तर है इसकी? तो देख लेते हैं क्या स्तर है। पहले स्तर पर, दूसरे स्तर पर, चौथे पे, पांचवे पे। तो देखिए, हमने बताया था आपको कि किस स्तर पे है, तो बताइएगा आप लोग हमको कमेंट करके कि किस स्तर पे है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जेडपीडी की अवधारणा मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम पर केंद्रित है? ए है आत्मनिर्भर अधिगम, बी है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, सी है परीक्षण आधारित, डी है यादृच्छिक अधिगम। तो जो है किस पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक आधारित है अधिगम पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? रोरसाक स्याही परीक्षण में किस व्यक्ति की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किस पद्धति से किया जाता है? मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण, फिर है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण।
तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर। हमने अभी आपको बताया था कि मनोविकार जितने होते हैं मनोचिकित्सक उसका प्रयोग करते हैं उसके इलाज के लिए। ठीक है, इसमें इंक ब्लड टेस्ट होता है और ये इस तरह से 6 परीक्षण करते हुए हम जो है निदान करते हैं, यानी कि मनोचिकित्सक लोग निदान करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम सोपान, एक मिनट, अधिगम सोपान की प्रक्रिया में मनोकारिता तत्पर क्यों आवश्यक होता है। तो देखते हैं मनोवैज्ञानिक तत्परता क्यों आवश्यक होती है। ए है, यह सीखने की गति को निर्धारित करती है, यह केवल उच्च बुद्धिमत्ता जो है बुद्धिमान बच्चों पर लागू होती है, यह बाहरी प्रेरणाओं से प्रभावित नहीं होती, यह केवल पाठचर्या से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ए, यह सीखने की गति को निर्धारित करती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि तत्परता बच्चा कितनी जो है तत्पर है, वो अगर किसी भी चीज को तत्पर है, कितने किसी भी कार्य को तत्परता का नियम जैसे यहाँ लागू हो जाएगा, जितने वो तत्पर होगा उतनी वो गति से सीखेगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, मैस्लो के अनुसार स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, ठीक है, ऑटोनॉमी किस अवस्था का हिस्सा है। तो ऑटोनॉमी किस अवस्था का हिस्सा है, इसको आइए हम देखते हैं। ए है सुरक्षा आवश्यकताओं की जो है अवस्था, बी है आत्म साक्षात्कार की अवस्था, सामाजिक आवश्यकताओं की अवस्था, फिर है आत्मसम्मान की अवस्था। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आत्म साक्षात्कार की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए अगला है हमारा, रोरसा परीक्षण के निष्कर्षों का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है। तो किस क्षेत्र में किया जाता है, देखिए बहुत आसान सा है, आप लोगों ने अभी हमने जितना समझाया है उसमें समझ लिया होगा अच्छे से। तो आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है, लिख करके आंसर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ठीक है, ए है शैक्षणिक परामर्श, मनोचिकित्सक और जो है न्यायिक मूल्यांकन, फिर है खेल प्रदर्शन विश्लेषण, फिर है शारीरिक विकास विश्लेषण। ठीक है, तो हमको बताइएगा आप सब लोग। तो देखिए इस तरह से हमारी जो है यहाँ पर क्लास कंप्लीट होती है। इसके बाद हम जो है मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं इसमें और एक आध टॉपिक बचे होंगे तो उन पर हम डिस्कशन करते हुए क्लास ले लेंगे। फिर एक मनोवैज्ञानिक की करेंगे हम, जो है सॉरी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की करेंगे। कौन सी क्लास, मैराथन, जिसमें पूरा जितना हमने पढ़ाया है सब निचोड़ पूरा 125 या 150 तक के क्वेश्चन सारे इकट्ठे आप लोग नोट कर लीजिएगा और जो है इसको पढ़ते रहिएगा। इसी से प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो आगे आप लोग पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और सबसे ज्यादा हम बताते हैं कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। कि आप कितना सेल्फ स्टडी करते हैं और कितना जो प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।